दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं डिटेल्ड क्लासेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैराथन सेशंस, पीडीएफ के साथ साथ बहुत कुछ। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो हमने बाल विकास के कुछ टॉपिक्स को पढ़ दिया था। हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया था और उनको बारीकी से एक एक चीज कर समझा था। और आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा और आप उन्हें एक या दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि साइकोलॉजी है वो बिल्कुल आसान है और किसी भी टेट परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए, आपको सफलता दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो इसके लिए हमें आवश्यक है कि रेगुलर है वो तैयारी अपनी जारी रखनी होगी। तो इसी क्रम में हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बालक का शारीरिक विकास। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक का जो शारीरिक विकास है वो किस प्रकार से होता है, उसका भार है वो कितना होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, उसके जो दांत है वो निकलते हैं नहीं निकलते हैं, उनके दांतों का विकास है वो कब होता है, सिर और मस्तिष्क का विकास कब होता है, इन सब के बारे में हम एक एक करके अब पढ़ेंगे। तो देखिए, भार है वो शिशु का, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, भार की। और भार है वो होता है 3.6 किलोग्राम। कितना होता है, 3.6 किलोग्राम। और इसको अगर हम पाउंड में काउंट करते हैं तो 7.15 पाउंड होता है। कितना होता है, 7.15 पाउंड। शिशु का जन्म के समय जो भार है वो कितना होता है, लगभग 3.5 किलोग्राम होता है और इसको पाउंड में हम 7.25 पाउंड बोल देते हैं। और जो बालिका का भार है वो थोड़ा सा बालक की अपेक्षा कम होता है। उस बालिका का भार है 3.4 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 3.4 किलोग्राम होता है। और इसको अगर हम पाउंड में काउंट करते हैं तो 7.13 पाउंड होता है। हमने भार की बात कर ली कि शैशवावस्था में बालक है वो 3.4 किलोग्राम का होता है, बालिका है वो 3.4 किलोग्राम की होती है और बालक है वो 3.6 किलोग्राम का होता है। जब शिशु मां के गर्भ से बाहर आता है तो पहले सप्ताह है वो उसका वजन घटता है, क्योंकि वो बाहर के वातावरण के अनुकूल नहीं होता है, अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, धूल मिट्टी के कारण है वो बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा समायोजित हो जाता है तो वो अपना वजन है वो गेन करने लगता है, अपना वजन है वो बढ़ाने लगता है। और 6 माह में जो शिशु का वजन है, 6 माह में शिशु का वजन है वो दुगना हो जाता है। कितना हो जाता है, जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो वजन है वो दुगना हो जाता है। वजन है वो दुगना हो जाता है और 1 वर्ष में वजन है वो तिगुना हो जाता है। 1 वर्ष के आते आते वजन है वो तिगुना हो जाता है। ठीक है, वजन है वो तिगुना हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 9.5 किलो का होगा। कितना होगा भी, 9.5 किलोग्राम का होगा। फिर हम बात करते हैं 5 वर्ष के बालक की। तो 5 वर्ष का बालक है उसका वजन है वो 18 केजी हो जाता है। जब बालक है वो 5 वर्ष का हो जाता है तो भाई 5 वर्ष का जब बालक हो जाएगा तो उसका वजन है वो कितना हो जाएगा, 18 किलोग्राम हो जाएगा। ये लीजिए 18 किलोग्राम। ठीक है, फिर देखिए शैशवावस्था में लड़कियां हैं वो कम वजनदार होती है। शैशवावस्था में लड़कियां हैं वो कम वजनदार होती है। लड़कियां
और लड़के है वो अपेक्षाकृत ज्यादा वजन होता है उनमें, लड़के हैं उनमें वजन है वो ज्यादा होता है। हमने बात की है शैशवावस्था के एक क्रम की कि शैशवावस्था से लेकर पूर्व बाल्यावस्था तक वजन है वो किस प्रकार बालक का बढ़ता है। तो देखिए 12 वो कितना होता है भाई, 3.5 किलोग्राम का होता है, और बालिका है वो कितनी होती है भाई, थोड़ा सा 3.5 किलोग्राम से कम होता है, यानी 3.6 केजी और 3.4 केजी होता है। 6 माह में आते आते बालक का वजन है वो दुगना हो जाता है, और 1 वर्ष में वजन है वो तिगुना हो जाता है, और जब 5 वर्ष का बालक होता है तो उसका वजन है वो 18 किलोग्राम हो जाता है। लड़कियां है वो अपेक्षाकृत हल्की होती है, और जो लड़के हैं वो अपेक्षाकृत वजनदार होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लंबाई की। अब हम किसकी बात करते हैं भी, लंबाई की। ठीक है, शैशवावस्था में लड़कियों की लंबाई है वो ज्यादा होती है। शैशवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा होती है, यानी लड़के हैं वो क्या होंगे भी, लंबे होंगे, और लड़कियां हैं वो अपेक्षाकृत कम लंबी होती है। हमने ये कहा है कि लंबाई है वो शैशवावस्था में लड़कों की तुलना में लड़कियां हैं वो कम लंबी होती है। और जब हम बात करेंगे बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था में लड़कियां हैं वो लंबी होंगी और लड़के हैं वो अपेक्षाकृत कम लंबे होंगे। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई है वो 52.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है भी, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई है वो 52 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई 52.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 52.5 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम इसको इंच में काउंट करते हैं तो 19 से 20 इंच होती है। 19 से 20 इंच होती है भाई। ठीक है, फिर देखिए बालकों की लंबाई है वो 20.5 इंच होती है, और बालिका की 20.3 इंच होती है, यानी यहाँ पर भी 0.2 इंच का अंतर आ जाएगा। ठीक है, और शैशवावस्था के अंत तक लंबाई है वो दुगनी हो जाती है। शैशवावस्था के अंत तक लंबाई दुगनी हो जाती है, लंबाई है वो दुगनी हो जाती है। अब देखिए एक बार हम भार और लंबाई को दोबारा से देख लेते हैं। भार है वो 3.6 किलोग्राम होता है, और बालिकाओं में भार है वो 3.4 केजी होता है। 6 माह में वजन है वो दुगना हो जाता है, 1 वर्ष में वजन है वो तिगुना हो जाता है, 5 वर्ष में 18 किलोग्राम का हो जाता है शिशु। फिर हम बात करें तो लड़कियां हैं वो कम वजनदार होती है, और लड़के हैं वो ज्यादा वजनदार होते हैं। और जब हम बात करते हैं शिशु की लंबाई की, तो लड़के हैं वो लंबे होते हैं, लड़कियां हैं वो अपेक्षाकृत कम लंबी होती है। और जब हम बात करेंगे बाल्यावस्था की, तो वहां पर लड़कियां लंबी हो जाएंगी और लड़के हैं वो थोड़े से अपेक्षाकृत कम लंबे हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई की, तो औसत लंबाई है वो 52.5 सेंटीमीटर होती है, यानी 19 से लेकर 20 इंच तक की होती है। और शैशवावस्था के अंत तक लंबाई है वो दुगनी हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिर और मस्तिष्क के विकास की। अब हम बात करेंगे सिर व मस्तिष्क। अब देखिए जो शिशु का
विकास है वो मस्तबोधमुखी होता है। कौन सा होता है? मस्तबोधमुखी होता है, यानी सिर से पैर की ओर होता है। अब सिर से पैर की ओर होगा तो सिर है वो क्या हो जाएगा भाई? बड़ा हो जाएगा, ठीक है, हाथ पैर की तुलना में। हाथ पैर की तुलना में सिर है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और मस्तिष्क का भार है वो 350 ग्राम होता है। कितना होता है भाई? 350 ग्राम भार होता है। और 2 वर्ष में जो शिशु का सिर होता है उसका भार 700 ग्राम हो जाता है। 2 वर्ष का होते ही, यानी 2 वर्ष के अप्रोक्स से 700 ग्राम भार हो जाएगा। अब बात करते हैं हम हड्डियों की। किसकी बात करते हैं? हड्डियों की। हड्डियों की अगर हम बात करें तो देखिए, हड्डियां है वो शेषवावस्था में 270 होती है। कितनी होती है? 270 हड्डियां होती है। शेषवावस्था में 270 हड्डियां होती है। और शेषवावस्था के उपरांत है वो इनका क्या होता है? अस्थिकरण होता है। अस्थिकरण क्या होता है? हड्डियों का आपस में जुड़ना। हड्डियों का आपस में जुड़ना, हड्डियों का आपस में जुड़ना है वो अस्थिकरण कहलाता है। और हाथ है वो धीरे धीरे हड्डियां कम हो जाती है। अब देखिए, जो हड्डियां होती है शरीर की तो वो है अस्थिकरण के कारण धीरे धीरे कम हो जाती है। धीरे धीरे हड्डियां है वो अस्थिकरण के कारण कम हो जाती है। और उसके बाद देखिए, 0 से 2 वर्ष के बालक में अस्थिकरण है वो सर्वाधिक होता है। 0 से लेकर 2 वर्ष तक, 0 से लेकर 2 वर्ष का जो बालक होता है उसमें अस्थिकरण है वो सर्वाधिक होता है। अस्थिकरण सर्वाधिक कौन सी उम्र में होता है? 0 से लेकर 2 वर्ष के बालक में। फिर हम बात करते हैं दृढ़ीकरण की। किसकी बात करते हैं? दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण क्या होता है भाई? दृढ़ीकरण का मतलब होता है हड्डियों का मजबूत होना। क्या होता है? हड्डियों का मजबूत होना। हड्डियों का मजबूत होना दृढ़ीकरण कहलाता है। और 10 से लेकर 12 वर्ष की उम्र में दृढ़ीकरण सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक दृढ़ीकरण कब होता है? 10 से लेकर 12 वर्ष तक की उम्र में। और 10 से 12 की उम्र है वो कौन सी होती है? उत्तर बाल्यावस्था होती है। उत्तर बाल्यावस्था। हमने बात कर ली कि अस्थिकरण क्या होता है, दृढ़ीकरण क्या होता है। अस्थिकरण है वो 0 से लेकर 2 वर्ष की उम्र में सर्वाधिक होता है। और जो हमारा दृढ़ीकरण है वो 10 से लेकर 12 की उम्र में सर्वाधिक होता है। दृढ़ीकरण के कारण हड्डियां है वो क्या होती है? मजबूत होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अंगुली में हड्डी। अंगुली में हड्डी कितनी होती है? अंगुली, और इसमें हड्डी कितनी होती है? अंगुली में हड्डियां होती है 3। अंगूठे में होती है 2। तो हाथ के पंजे में भी पूरे में कितनी हो जाएगी?
4 अंगुलियां, 1 अंगूठा, तो 12 प्लस 2 14। ठीक है। फिर हम बात करते हैं पैर की, तो पैर में कितनी होती है भाई? 30 होती है। पैर में कितनी हड्डियां होती है? 30 होती है। और चेहरे में 14 होती है। कितनी होती है चेहरे में? चेहरे में 14 हड्डियां होती है। और हम बात करें अगर खोपड़ी की, तो खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। खोपड़ी में कितनी होती है? 8 हड्डियां होती है। हमने बात की कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 8 होती है। हाथ के पंजे में कितनी हड्डियां होती है? 14 हड्डियां होती है। और कपाल, जो हमारा सर होता है, उसमें 16 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है हमारे कपाल में? 16 हड्डियां होती है। कान में 3 होती है। कान में कितनी होती है? 3 होती है। और हमारा जो सिर है उसमें टोटल कितनी होती है भाई? 29 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 29 हड्डियां होती है हमारे सिर में। ठीक है। उसके बाद देखिए, रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की अगर हम बात करें, रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाएं, रीढ़ की हड्डी में अगर हम बात करें कशेरुकाओं की, तो वो 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। अगर हम पैर की हमने बात कर ही ली, और सबसे जो ऊपरी कशेरुका होती है वो कौन सी होती है? अगर हम कशेरुकाओं की बात ही कर रहे हैं तो सबसे ऊपरी कौन सी होती है? एटलस। और सबसे निचली एक्सिस होती है। और अगर हम बात करें शरीर की सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? अगर किसी को पता है तो भाई कमेंट में जरूर लिखना कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी होती है? वो होती है फीमर। कौन सी होती है भाई? फीमर है वो सबसे लंबी हड्डी होती है, जो जांघ की होती है। फीमर है वो किसकी हड्डी होती है भाई? जांघ की हड्डी होती है। फिर हम बात करते हैं कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है वो होती है भाई हमारी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है वो होती है हमारी मंडीवाल। कौन सी होती है? मंडीवाल। और शरीर की सबसे लंबी हड्डी की हमने बात कर दी फीमर, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये बताओ भाई, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। किसकी हड्डी होती है? कान की हड्डी होती है। और उसको हम नाम क्या बोलते हैं? स्टेपीज बोलते हैं। स्टेपीज बोलते हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है वो कौन सी होती है? मंडीबल होती है, जो किसकी होती है भाई? जबड़े की हड्डी होती है। किसकी हड्डी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। और सबसे मजबूत तत्व है वो दांतों पर पाया जाने वाला इनेमल होता है। इनेमल है वो शरीर का सबसे मजबूत तत्व, मजबूत तत्व है वो कौन सा होता है? इनेमल होता है। एक बार दोबारा से इसको देख लीजिए कि
अंगुली में 3 हड्डियां होती है, अंगूठे में 2 हड्डियां होती है, और हमारे हाथ के पंजे में कितनी हो जाएगी भाई? 14 हड्डियां हो जाएगी। पैर में 30 हड्डियां होती है और चेहरे पर 14 हड्डियां होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मेंडिबाल है, जो जबड़े में पाई जाती है। इनेमल है वो शरीर का सबसे मजबूत तत्व है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है। छोटी हड्डी है वो कान की हड्डी होती है, जिसको हम स्टेपिज बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि रीढ़ की हड्डी की कशेरुकाओं की जो कितनी होती है अभी? 33 होती है। सबसे ऊपरी है वो एटलस होती है, और जो सबसे नीचे होती है वो कौन सी होती है? एक्सिस होती है। कपाल में पाई जाने वाली हड्डियां 16 होती है। कान में 3 हड्डियां पाई जाती है। खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती है। सिर में 29 हड्डियां पाई जाती है। तो ये हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं देखिए, जन्म के समय बालक है वो हल्के गुलाबी रंग का होता है, और 15 दिन के पश्चात है वो अपनी वास्तविक त्वचा है ग्रहण करता। ठीक है, तो जन्म के समय शिशु हल्के गुलाबी रंग का होता है, और 15 दिन बाद स्थायी रंग है वो प्राप्त करता है। 15 दिन बाद बालक है वो स्थायी रंग प्राप्त करता है, और नवजात शिशु है वो 18 से 20 घंटे तक सोता है। शिशु है वो 18 से लेकर 20 घंटे तक सोता है। 18 से लेकर कितने घंटे सोता है? 20 घंटे सोता है, और हर 2 घंटे में वो क्या है भी करवट बदलता है और अपनी मांसपेशियां घुमाता है, और 2 घंटे में क्या करता है? मांसपेशियां घुमाता है। हर 2 घंटे में अपनी मांसपेशियां घुमाता है, और नवजात शिशु की स्वादेंद्रियां है वो सर्वाधिक विकसित होती है। स्वादेंद्रियां है वो सर्वाधिक विकसित होती है। स्वादेंद्रियां सर्वाधिक विकसित होती है। और छोटे छोटे बाल है वो पाए जाते हैं शरीर पर। बालक है उसके जन्म के समय छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, और वो 15 दिन तक ही रहते हैं। बालक के शरीर पर है वो छोटे छोटे बाल है वो पाए जाते हैं, और 15 दिन पश्चात स्वतः समाप्त भी हो जाते हैं। 15 दिन बाद है वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, और नवजात शिशु है वो चमकीली वस्तुएं ही देख पाता है। चमकीली वस्तु ही देख पाता है। दूर का उसको दिखाई नहीं देता। दूर का दिखाई नहीं देता। जो नवजात शिशु है उसको दूर का दिखाई नहीं देता, और दांत है वो गर्भावस्था के 5वें महीने में ही बनना प्रारंभ कर देते हैं। दांत गर्भावस्था में 5वें महीने में प्रारंभ हो जाते हैं। 5वें महीने में क्या है? प्रारंभ हो जाते हैं। और उगते कब है भाई? उगते हैं 5वें 6ठे महीने में। 5 से 6 महीने का होने पर उगते हैं।
5 से 6 महीने का जब शिशु है वो हो जाता है तो बालक के दांत है निकलना प्रारंभ कर देते हैं। फिर देखिए जो 5 से 6 महीने के होने पर उसके दांत उगते हैं ना, उसको हम अस्थायी दांत बोल देते हैं, और या फिर क्या बोल देते हैं भी, दूध के दांत बोल देते हैं। 1 वर्ष के बालक के 8 अस्थायी दांत होते हैं। 1 वर्ष का जब बालक होगा उसके 8 अस्थायी दांत होंगे 1 वर्ष का होने पर। और जब बालक 4 वर्ष का होगा तो उसके सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। 4 वर्ष के सभी दांत निकल आते हैं, और सभी दांत है वो होते कितने हैं, 20 होते हैं, 20 अस्थायी दांत होते हैं। और मांसपेशियों के अगर भार की अगर हम बात करें ना, किसकी बात करें, मांसपेशियों का भार। मांसपेशियों का अगर हम भार की बात करते हैं तो शरीर में जो हमारा कुल वजन होता है उसका 23% होता है। शरीर के कुल भार का 23% होता है, और बाध्य अवस्था में कितना हो जाता है, 27 से 30% हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हृदय की। किसकी बात करते हैं, हृदय की। तो देखिए नवजात शिशु का हृदय, हृदय है वो छोटा होता है। हृदय क्या होता है, छोटा होता है, और धमनियां है वो बड़ी होती है। हृदय छोटा होता है और धमनियां बड़ी होती है। अब धमनियां बड़ी होती है और हृदय छोटा होता है ना, जिसके कारण क्या भी रक्त है वो जल्दी जल्दी पंप करता है, जिससे क्या है भी रक्त पंप करता है जल्दी जल्दी, रक्त पंप करता है जल्दी जल्दी, जिसके कारण क्या है भी नाड़ी है वो तेज होती है, नाड़ी गति तेज हो जाती है, नाड़ी गति तेज है वो हो जाती है। नाड़ी गति तेज हो गई तो देखिए प्रथम माह में शिशु की हृदय की धड़कन कितनी होगी भी, 140 प्रति मिनट होती है। कितनी होती है, 140 प्रति मिनट होती है नवजात शिशु में। नवजात शिशु में 140 प्रति मिनट हृदय की जो धड़कन है वो होती है। और 6 वर्ष का होने पर, जब बालक 6 वर्ष का हो जाएगा ना, तो वो 100 प्रति मिनट ही रह जाती है। कितनी रह जाती है, 100 प्रति मिनट ही रह जाती है। और अब हम बात करेंगे नवजात शिशु की अवस्थाओं की। किसकी बात करेंगे, नवजात शिशु की अवस्थाओं की। अवस्थाएं, नवजात शिशु की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इन पर हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोरो की, कि मोरो क्या होता है। और यहाँ से प्रश्न है वो कई बार आया है, तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। शिशु के पास जब भी कोई वस्तु लेकर जाते हैं या अंगुली लेकर जाते हैं तो वह उसे पकड़ने का प्रयास करता है। क्या करता है, पकड़ने का प्रयास करता है। शिशु के पास कोई चीज लेकर जाते हैं, शिशु के पास कोई वस्तु या अंगुली लेकर जाते हैं तो वह पकड़ने का प्रयास करता है।
क्या करता है भाई, पकड़ने का प्रयास करता है। मोरों की हमने बात कर दी कि जब भी बालक के पास हम कोई भी वस्तु लेकर जाते हैं या अपनी अंगुली लेकर जाते हैं तो वह उसे पकड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, फिर देखिए दोबारा से इसको कि शिशु के पास जब भी हम कोई वस्तु लेकर जाते हैं, कोई छोटा बालक होता है उसके हम अंगुली पास करते हैं तो वह उसे पकड़ने का क्या करता है भी, प्रयास करता है। फिर हम बात करते हैं रूटीन की। रूटीन देखिए क्या होता है, रूटीन शिशु के गाल को छूने पर वह मुंह खोलता है। मुंह तो देखिए शिशु के गाल को छूने पर वह क्या करता है भाई, अपना मुंह खोलता है। यानी जब छोटा बच्चा होता है तो उसके हम गाल के हाथ लगाते हैं तो वह अपना मुंह खोलता है। ठीक है, हमने बात कर ली मोरो की और हमने बात कर ली रूटीन की। मोरो क्या कहता है कि जब भी बालक के सामने हम कोई भी चीज लेकर जाते हैं, कोई भी वस्तु लेकर जाते हैं या अपनी अंगुली लेकर जाते हैं तो वह उसे पकड़ने का प्रयास करता है। और रूटीन क्या होता है भाई, रूटीन ये होता है कि जब भी हम शिशु के गाल के हाथ लगाते हैं तो वह क्या करता है भाई, या गाल को छूने का प्रयास करते हैं तो वह मुंह है वो खोलता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेबेंस्की की। किसकी बात करते हैं हम, बेबेंस्की की बात करते हैं। बेबेंस्की देखिए क्या होता है, शिशु के पैर के तलवे के हाथ लगाने पर वह अंगुलियों को आगे की ओर मोड़ता है। क्या है भाई, शिशु है, शिशु के बेबेंस्की क्या है भाई कि शिशु है उसके पैरों के तलवे के हाथ लगाएंगे। हम किसके हाथ लगाएंगे, शिशु के पैर के तलवों पर हाथ लगाने पर वह अंगुलियां आगे की ओर मोड़ता है, अंगुलियां आगे की ओर मोड़ता है। बेबेंस्की की हमने बात कर ली कि शिशु के पैर के तलवों के जब हम हाथ लगाते हैं तो वह अपनी अंगुलियां है वो आगे की ओर मोड़ता है। फिर हम बात करते हैं फिटल एक्टिविटीज की। किसकी बात करते हैं, फिटल एक्टिविटीज की। फिटल एक्टिविटीज देखिए क्या होता है, फिटल एक्टिविटीज ये होता है कि जब भी बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसके जो हाथ और पांव हैं वो हिलते हैं। क्या है भाई, हिलते हैं उसके हाथ और पांव। तो गर्भस्थ शिशु का हाथ पैरों का हिलना, और ये जो फिटल एक्टिविटी है यह जब माँ गर्भावस्था में होती है तो शिशु की माँ को महसूस होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। किसकी बात करते हैं हम, बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसको। जो बालक है उसका वजन है वो उत्तर बाल्यावस्था में बालक का वजन है वो 36 से 43 किलोग्राम हो जाता है। यानी कि उत्तर बाल्यावस्था है का जो पीरियड है वो 10 से लेकर 12 की उम्र है। तो वजन कितना हो जाता है, 36 से लेकर 43 किलोग्राम।
10 से 12 की उम्र में वजन कितना हो जाता है भाई? वजन हो जाता है 36 से लेकर 43 किलोग्राम। ये लीजिए हमने लिख दिया। और बालिकाओं का वजन है वो बालकों की तुलना में जो बालिकाएं होती है उनकी लंबाई भी ज्यादा होती है और उनकी जो वजन है वो भी ज्यादा होता है। तो बालिकाएं वजनदार होती है बालकों की तुलना में। लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई भी ज्यादा होती है और बालकों की तुलना में। ठीक है, हमने बात कर दी कि 10 से 12 की उम्र में 36 से लेकर 43 किलोग्राम वजन होता है और बालिकाएं वजनदार होती है बालकों की तुलना में। और इनका जो वजन भी होता है और लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई भी ज्यादा होती है बालिकाओं की बालकों की तुलना में। फिर हम बात करते हैं हड्डियों की। किसकी बात करते हैं? हड्डियों की बात करते हैं। हड्डियों की हमें बात करते हैं तो हड्डियां देखिए, हड्डियां है वो मजबूत होती है पूर्व की अपेक्षा। हड्डियां है वो क्या है भाई? दृढ़ीकरण के कारण है वो मजबूत हो जाती है। हड्डियां मजबूत होती है दृढ़ीकरण के कारण पूर्व की अपेक्षा। और हृदय की जो गति है वो 72 टाइम्स ही होती है। कितनी होती है? 72 टाइम्स ही होती है, यानी 72 बार ही धड़कता है। फिर हम बात करते हैं सिर और मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क का विकास है वो 90% तक हो चुका होता है। ठीक है, 90% तक मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है। और 6 वर्ष की उम्र का जब बालक होता है तो उसका 90% विकास हो जाता है। और 10 वर्ष की उम्र में 95%। और 10 वर्ष की उम्र में कितना हो जाता है? 95% हो जाता है। अब हम देखते हैं किशोरावस्था को। कौन सी अवस्था देख रहे हैं भैया? हम किशोरावस्था का जो शारीरिक विकास है वो किस प्रकार होता है वो हम देखेंगे। तो देखिए किशोरावस्था, किशोरावस्था तो इसमें जो हड्डियां हैं वो 206 रह जाती है। हड्डियां हैं वो कितनी रह जाती है भाई? 206 हड्डियां हैं 206 रह जाती है। और 18 वर्ष तक अस्थिकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। और हड्डियों का विकास है वो पैराथायराइड ग्रंथि करती है। हड्डियों का जो विकास है वो कौन सी ग्रंथि करती है भाई? पैराथायराइड ग्रंथि करती है। पैराथायराइड ग्रंथि करती है। हमने बात ये की है कि किशोरावस्था में जो हड्डियां हैं वो 206 रह जाती है, क्योंकि जो अस्थिकरण की क्रिया है वो 18 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद में हमने बात की है कि हड्डियों का जो विकास है वो पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। फिर हम बात करते हैं लंबाई की। तो लंबाई है वो तेजी से बढ़ती है। लंबाई तेजी से बढ़ती है। ठीक है, और लड़कों की लंबाई है वो 18 वर्ष तक बढ़ती है। लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है। और लड़कियों की कितनी वर्ष तक बढ़ती है भाई? 16 वर्ष तक बढ़ती है। और 11 से 14 वर्ष तक लड़कियों की लंबाई है वो लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है। लड़कियां हैं वो 11 से 14 वर्ष तक लड़कों की तुलना में तीव्र गति से बढ़ती है और फिर गति है वो धीमी पड़ जाती है। फिर हम बात करते हैं इसकी हृदय की। तो
लड़के हैं उनकी 72 बार नाड़ी है वो धड़कती है। कितनी बार धड़कती है? 72 बार। ठीक है। और लड़कियां हैं उनकी भी, लड़कियों की 67 से 70 बार धड़कती है। कितनी? 67 से 70 बार धड़कती है। अब हम बात करते हैं सिर की और मस्तिष्क की। सिर और मस्तिष्क की हम बात करते हैं तो मस्तिष्क है वो प्रोटो के समान विकसित हो जाता है। और मस्तिष्क का जो भार है वो कितना हो जाता है भाई? मस्तिष्क का जो भार है वो 1400 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? 1400 ग्राम हो जाता है। दांत है वो 28 दांत हो जाते, दांत है वो कितने आ जाते हैं? 28। कितने दांत होते हैं? 28 होते हैं। और जो टोटल है वो कितने हैं? 32 होते हैं, 32 होते हैं। तो इसमें जो 4 का अंतर है वो क्या होता है भाई? हमारी प्रज्ञदंत होती है। क्या होती है? प्रज्ञदंत होती है, जिनको हम क्या बोल देते हैं? अक्कल झाड़ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अक्कल झाड़ बोल देते हैं भाई। दांत है वो 28 होते हैं और जाड़ है वो कितनी होती है? 4 होती है। और कुल मिलाकर 32 हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि लड़कियों में प्रज्ञदंत है वो जल्दी आते हैं लड़कों की अपेक्षा। अब हम बात करें आवाज की। लड़के हैं वो क्या है भाई? बारीक कठोर आवाज हो जाती है। लड़कों की जो आवाज है वो भारी और कठोर हो जाती है। और लड़कियों की कोमल हो जाती है, आवाज कोमल हो जाती है और मधुर आवाज होती है। इनकी आवाज है वो क्या होती है भाई? मधुर आवाज होती है लड़कियों की। और प्रजनन अंगों का विकास है वो इसमें होने लग जाता है। प्रजनन अंगों का विकास होने लग जाता है, यानी प्रजनन अंगों का विकास किशोरावस्था में होता है। अब हम बात करते हैं कुछ ग्रंथियों की। किसकी बात करते हैं? ग्रंथियों की बात करते हैं। तो ग्रंथियों में सबसे पहले आती है हमारी थायराइड ग्रंथि। कौन सी आती है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बारे में अगर हम देखें तो थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन है वो उत्सर्जित करती है। कौन सा हार्मोन उत्सर्जित करती है? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज है वो करती है। और इसको है भाई, इसका जो कार्य है वो कौन सा होता है? भोजन को ऊर्जा में बदलती है। क्या क्या काम करती है? भोजन को ऊर्जा में बदलती है। किसमें बदलती है? ऊर्जा में बदलती है। फिर देखिए हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। किसकी बात करते हैं? पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि है, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी बोल देते हैं। कौन सी ग्रंथि बोल देते हैं? मास्टर ग्रंथि बोल देते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम कौन सी ग्रंथि बोल देते हैं भाई? मास्टर ग्रंथि बोल देते हैं। और ये कम सक्रिय होती है तो शरीर का विकास है कम होता है। अगर ये कम सक्रिय होती है तो शरीर का विकास है कम होगा। अगर ये कम सक्रिय है तो शरीर का विकास है वो कम होगा। अगर ये ज्यादा सक्रिय हो जाए तो अगर ये ज्यादा सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा भी? लंबा हो जाएगा। व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। व्यक्ति लंबा किसके कारण होता है? पीयूष ग्रंथि जब ज्यादा सक्रिय होती है तो व्यक्ति लंबा हो जाता है। अगर कम सक्रिय हो जाता है तो शरीर का जो विकास है वो कम हो जाता है। फिर हम बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि की। किसकी बात करते हैं? एड्रिनल ग्रंथि की बात करते हैं। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि है वो एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है भाई। एड्रेनलिन हार्मोन है वो स्रावित करती है एड्रिनल ग्रंथि। और ये क्या करती है भाई? संवेगों को नियंत्रित रखने का कार्य करती है। संवेगों को नियंत्रित रखने का कार्य करती है। संवेगों को नियंत्रित रखने का कार्य है वो कौन सी ग्रंथि करती है भाई? एड्रिनल ग्रंथि करती है। और इसकी कमी से व्यक्ति है वो चिड़चिड़ा
और क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, उदास हो जाता है, निर्बल हो जाता है, उदास और निर्बल हो जाता है। तो हमने बात की कुछ ग्रंथियों की, जिसमें थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन उत्सर्जित करती है, भोजन को ऊर्जा में बदलती है। फिर हमने बात की थी पीयूष ग्रंथि है वो मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है और शरीर के विकास के लिए है वो उत्तरदायी होती है। अगर ये कम सक्रिय होती है तो शरीर का जो विकास है वो कम होगा। अगर ये ज्यादा सक्रिय हो जाती है, अगर ये ज्यादा सक्रिय हो जाती है तो व्यक्ति है वो लंबा हो जाता है। फिर हमने बात की एड्रिनल ग्रंथि की। एड्रिनल ग्रंथि है वो एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है और संवेगों को नियंत्रित रखने का कार्य करती है। इसकी कमी से व्यक्ति है वो चिड़चिड़ा, क्रोधी, उदास और निर्बल हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपको लाइव दे सकें और साथ में जो आने वाली वीडियो है नॉलेजफुल वो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।